नमस्कार, मैं अश्विनी। भारतीय चुनाव शास्त्र में हॉर्स ट्रेडिंग जैसे लफ्ज से आप कई बार मुखातिब हुए होंगे। कई बार इस शब्द रचना को लेकर आपके जहन में सवाल भी खड़े हुए होंगे। एक बार फिर से सियासत के मैदान में इन घोड़ों की चर्चा जोरों पर है। राज्यसभा की बिसात में कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक क्या प्रत्याशियों के जरिए जनप्रतिनिधियों के वोट की खरीद फरोख्त का दौर जारी है? क्या राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी इस सिलसिले में कामयाबी हासिल कर सकेंगे? और क्या एक चैनल से स्टिंग ऑपरेशन के बाद सामने आए सच के बाद ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए इस तरह की खरीद फरोख्त देश की सियासत की सेहत के लिए खराबी वाला सौदा साबित होगी? सवाल चुनावी साख और विचारधारा का है। आज बिग फाइट लाइव में बात इसी पर होगी। पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला आखिर खास मेहमानों के बीच समझेंगे क्यों है और कैसा है। चर्चा के लिए बीजेपी से मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। साथ ही वो सवाल जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई, आखिर घोड़ों की सियासत का राज क्या है? राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग और धनबल के इस्तेमाल की बात कई बार सामने आती रही है, लेकिन इस बार कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक से जीतने के लिए पार्टियों ने तमाम नैतिकता को ताक पे रख दिया। एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही अपनी कैंडिडेट को राज्यसभा में समर्थन देने के लिए निर्दलीय विधायकों को किसी न किसी तरह का ऑफर कर रहे हैं। स्टिंग में निर्दलीय विधायक ने कैमरे के सामने ये स्वीकार किया है कि उन्हें राज्यसभा में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने के लिए विधानसभा क्षेत्र के विकास के मद में करोड़ों देने का आश्वासन दिया गया है। वहीं जेडीएस के कैंडिडेट बीएस फारूक भी स्वीकार कर रहे हैं कि पैसे के मामले आम हैं। उनसे भी भविष्य में पार्टी को सपोर्ट करने को कहा गया है। साथ ही कांग्रेस निर्दलीय विधायकों को टूर पर ले जाने की तैयारी में है ताकि जेडीएस के लोग उनसे संपर्क न करें। कर्नाटक में जहां हॉर्स ट्रेडिंग और नोट के बदले वोट का खुलासा हुआ है, तो वहीं राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही गणित सामने आ रही है। राजस्थान के राज्यसभा विधानसभा चुनाव में प्रसिद्ध उद्योगपति कमल मोरारका ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। मोरारका के नामांकन में राजपा, बसपा, निर्दलीय और कांग्रेस विधायक प्रस्तावक बने हैं। गणित को समझें तो संख्या बल के हिसाब से मोरारका के साथ कांग्रेस के 24, राजपा के 4, बसपा के 2, निर्दलीय 3 और जमींदारा पार्टी के 2 विधायक जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में जीत के लिए 6 विधायकों का और समर्थन चाहिए, जो कि बीजेपी में सेंध लगाए बिना संभव नहीं, जिसके चलते हॉर्स ट्रेडिंग देखी जा सकती है। दूसरी ओर बीजेपी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस धन बल और हॉर्स ट्रेडिंग के सहारे जीत के सपने देख रही है, लेकिन उनके विधायक बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी भले ही जीत दर्ज कराने जा रही हो, मगर मोरारका ने बीजेपी की धड़कनें तो थोड़ी बढ़ा दी हैं। अब ये 11 जून को ही पता लगेगा कि कांग्रेस के ये हाव भाव कितने कारगर साबित होते हैं। उससे पहले कई दांवपेच और खरीद फरोख्त देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौजूदा तस्वीर के बाद सवाल है कि क्या सत्ताधारी दल दबाव का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या वोट खरीद फरोख्त रोकने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या पार्टियों में वैचारिक पतन बढ़ा है? और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल, क्या विधायक वोटों की खरीद फरोख्त के जरिए राज्यसभा चुनाव का स्तर गिरा है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। मौजूदा तस्वीर को लेकर मनीष पारिक साहब, एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड में बीजेपी पर भी यही आरोप लगा है, चाहे प्रीति महापात्रा का केस हो या फिर महेश पोद्दार का केस झारखंड में हो। आखिर किस तरह की सियासत करना चाहते हैं? सत्ता में आप लोग हैं, राजस्थान में आरोप लगा रहे हैं, कर्नाटक की तस्वीर देखकर आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे पहलू जानना चाहता हूं कि जिसका मौका मिलता है तब वो मैदान में उतर आता है। बात ये नहीं है अश्विनी जी, बात यह है कि एक सामर्थ्यवान सरकार केंद्र में है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार केंद्र में है कई सालों बाद, तो ये तो सही बात है, पत्थर तो फेंकेंगे ही लोग।
अगर वो ये कह दें नहीं बहुत अच्छा शासन चल रहा है, पूरे लोग हैं, सब लोग साथ चलते हैं, विचारधारा से प्रेरित हैं, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो फिर उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको अपने अस्तित्व के लिए ये पत्थर फेंकना जरूरी है। इसलिए केवल आशंकाएं और संदिग्ध अवस्थाओं आप यहाँ ये कह सकते हैं कि बीजेपी किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है पूरे देश में। बिल्कुल, और क्या, जब जो इक्वेशन क्लियर है, जितने वोट चाहिए उतने हैं, तो उतने ही लोग मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्ण सामर्थ्य वाली सरकार के साथ हैं। अब इस समय ऐसा हो नहीं सकता। भगदड़ तो वहां मचेगी जहां कमजोर है लोग, जहां समस्या में है। जो खिचड़ी बना रहे हैं आके बाहर से, उनको दिक्कत है। जिनके चूल्हे ही बरसों से लगे हुए, रसोइयां चल रही है, उनको क्या दिक्कत। सुरेश जी, आपसे भी जानना चाहता हूं, कर्नाटक में कांग्रेस के दामन पर भी दाग लगे हैं। क्या हॉर्स ट्रेडिंग के इस सिलसिले में कहीं आप इन्वॉल्व हैं? और राजस्थान की बात करें, कमल मुरारका को नैतिक समर्थन दे दिया गया है। देखो अश्विनी जी, कमल मुरारका जी को कांग्रेस ने अपने विधायकों का समर्थन दिया है। उसकी संख्या क्या होती है वो कमल मुरारका जी को देखना है। लेकिन भाजपा किस हिसाब से कह रही है कि उनकी 4 सीट बनती हैं, संख्या बल के हिसाब से चौथी सीट पे उनके पास भी 4 कम होते हैं। अब वो 4 कहां से लाएंगे, उनको क्या देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, पीटेंगे, छोड़ेंगे, क्या करना है, ये तो शायद मनीष जी को या तो ध्यान नहीं है। वो तो प्रस्तावक हैं, तो नहीं प्रस्ताव बना रहे कैंडिडेट को ला रहे हैं। ओह 4 की हमें ये कैंडिडेट पसंद है। आपके पास जोड़ो संख्या बल में 4 की कमी, ये 164 हो गए ना 4 प्रस्ताव। फिर आपको चौथा कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए था। क्यों? अरे आप ईमानदार चाहिए आपको, फिर गंगा को साफ करने वाले हैं। नहीं, ये कोई बात पूजा नहीं, करने मैदान वाले में खड़े मत हो हमारे लिए, फॉर द सेक ऑफ अस। लक्ष्मी के उपासक हैं। मैदान, वाह। आप ये बातें करते हैं, आप धर्मराज बनते हैं, लेकिन है नहीं। अगर आप चौथा मेंबर खड़ा नहीं करते तो समझ में आती क्या आप खरीद। 4 निर्दलीयों ने पर्चा भराया है, उनको प्रस्तावक हैं वो प्रस्तावक उनको बना कर देंगे हम, कैंडिडेट मत लड़ो आप। वो प्रस्तावक ही हम है जी, समर्थन ही हमने दिया है। और आप आरोप लगा रहे हैं, खुद का दामन गंदा पड़ोसी का भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर्नाटक के लिए कह रहे हैं ये। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दामन, मैं दोनों मसलों पर बात करना चाहूंगा। पहले राजस्थान पे कर लीजिए, बाद में कर्नाटक पर बात कर लूंगा, लेकिन मैं दोनों तस्वीरों को समझना चाहता हूँ। कहते कुछ है, करते कुछ है, आपको ध्यान नहीं है यहाँ के। देखो आपको कुछ, मेरे हिसाब से अभी आपके वो नुक्तियां उक्तियां चल रही है मनीष जी, आप वसुंधरा जी के नजदीक हो सकते हैं। आपको कोई लाल बत्ती का इसमें 4 वसुंधरा जी का क्या निर्दलीय लोगों ने समर्थन पहले ही दे दिया है। वसुंधरा जी, ये केंद्र से सीधा देखा जा रहा है, भारत सरकार इसको सीधा देख रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री जी की टीम इनको सीधा देख रहे हैं। और बाकी तो देखो जो आपसे परेशान हैं, दुखी हैं, उनको आप कुछ एमएलए कोटे में से भी कुछ दे नहीं रहे, हैंडपंप उनको दे नहीं रहे, कोई ट्रांसफर मांगे तो आप उनका कर नहीं रहे, तो दुखियारे बेचारे कहीं जाएंगे तो उसका तो आपके हमारे पास कोई इलाज है नहीं। मतलब आप इस बात को तो मानते हैं कि कोई जोड़ तोड़ तो राजस्थान में भी होगा, जैसा कि कोशिश की जा रही कर्नाटक में। सुरेश जी, देखो कांग्रेस हमेशा प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक कार्यक्रम की रीति नीतियों में विश्वास करने वाली पार्टी है। ये राष्ट्र एक कैसे रहे, इस राष्ट्र में सुख शांति कैसे हो, प्रजातंत्र कैसे मजबूत हो, इसमें ये पार्टी हमेशा विश्वास करती है और करती रहेगी। हम जो भी काम करेंगे प्रजातांत्रिक तरीके में करेंगे, जो काम करें तो कहा जाएगा। चलिए मानचंद खंडेला साहब, इस सूरत को देखने के बाद मैं पूरे देश का भी जिक्र करना चाहता हूं। यहाँ पर कर्नाटक की तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, हम यूपी की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, और राजस्थान को लेकर तो शुरुआती दौर में ही तल्खी का अंदाज हमें देखने को मिला है। ऐसे हालात में क्या लगता है कि पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़, गठबंधन, हॉर्स ट्रेडिंग, सियासत के घोड़े, कुछ और नाम भी दे दीजिए, इसमें भरोसा तो रखती होंगी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर खरीदने वाला मैदान में आया है, इसका मतलब बिकाऊ टट्टू सामने है। उनको आप घोड़ा कह लें, टट्टू कह लें, गधा कह लें, आप कुछ भी कह लें मेरे हिसाब से, लेकिन वो बिकाऊ हैं। और बिकाऊ हैं तो खरीदने वाले हैं। और दूसरी बात यह कि जो अपने ताकत से कुछ कर नहीं सकते, वो कह रहे हैं कि घुस घुस, तेरे भरोसे ही हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर लें, और अगर मान लो तुझे प्राप्त नहीं हुआ, हम कहेंगे हमने तो केवल समर्थन दिया था। अरे भाई, आपने सारा षड्यंत्र रचा है कि किस तरह से किसको तोड़ना है और कितने पैसे में तोड़ना है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत पहले आप अपना कैंडिडेट घोषित कर देते। ये कांग्रेस की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे बड़ा संकट जो है ना इस समय बीजेपी के सामने है। बीजेपी के सामने मैं साफ स्पष्ट बता दूं, 160 हैं और टेक्निकली 164 चाहिए, और वो भी एक आदमी को 41।
यानी अगर मान लो एक ने किसी ने निरस्त करवा लिया अपना वोट, तब भी वो गया काम से, क्योंकि आपको बहुत उनको बताना पड़ेगा कि भाई इसी को वोट देना, इसी को वोट देना, इसी को वोट देना। अगर नहीं दिया तो खत्म हो गया। और कांग्रेस वालों की जीत जो है ना वो तब होगी, या मुरारका जी की कह लीजिए, मान लीजिए कि तब होगी जब वो प्रथम वरीयता में 41 वोट ले आएंगे। यानी वो कम से कम जो है 5 या 6, बल्कि मैं तो कहूंगा 7 वोट एक निरस्त के मान लो वो खरीदने की पहले जो है वो पुख्ता व्यवस्था कर ले। और ये सब सवाल यार है कि सारे देश की बात, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में तो खैर अरबों में खरीद सकते हैं और यहाँ पे 10-20 करोड़ में खरीद सकते हैं, कहीं पे लाख में बिक। अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो आपने मुद्दा उठाया, हाँ प्रजातंत्र बिकाऊ है, कोई खरीदने वाला है क्या? सारा का सारा लठेतों का। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह से दोनों पार्टियां नैतिकता का दिखावा करती है, लेकिन इन्वॉल्व है? नैतिकता कहीं है ही नहीं, नैतिकता नहीं है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कांग्रेस पस्त है और बीजेपी में जो है ना कि वो त्रस्त है। यानी जो जिस नेतृत्व से, यानी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से केंद्रीय मंत्री त्रस्त है, केंद्रीय नेतृत्व है। और वहां पर अगर मुझे इस बात की आशंका है, मैं यहां बैठे हुए बीजेपी के, कि ओम माथुर जी को कहीं पे 1 वोट कम नहीं मिल जाए, इस बात की पूरी आशंका मैं आपको बता रहा हूं। और अगर उसी वोट से उसी हाँ देखिए आशंका है, वो तो आशंका तो हंसने वाली बात है। जब वो हंसेगी ना तब आप जो है ना उनकी हंसनी बंद हो जाएगी। और कांग्रेस से मैं कहना चाह रहा हूं उसी 1 वोट से आप अपने कैंडिडेट को जितवा सकते हो, लेकिन अपने जो कैंडिडेट चॉइस है ना विधायक, उनको आप एक जगह रखना, वो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसीलिए जो है कि जिनको यहां कमी पड़ने की संभावना है ना, वहां से पूरा करने की संभावना वो लगाए बैठे हैं। ये गणित। और अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, कोई भी जीते लेकिन लोकतंत्र हारेगा, और लोकतंत्र की किसी को परवाह नहीं है। बात केवल लोकतंत्र की करेंगे, सब धनीपतियों के साथ में है, बाहुबलियों के साथ में है, और सत्ता दे सकने वालों के साथ में। सत्ता के अलावा कोई नैतिकता इस राजनीति में अब तो नहीं बची है। मनीष गौदा साहब, इसके साथ ही आपसे जुड़ा सवाल मैं जानना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दलों की आज सूरत है उसमें क्या भरोसा किया जाए? लोकतंत्र पर भरोसा खो चुके हैं, लोकतंत्र की बात की जाती है, या फिर ये सब दिखाने के मायने हैं, असल में सत्ता सबको चाहिए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बहुत टेक्निकल स्थिति बनती है। 160 विधायक बीजेपी के पास हैं, 24 विधायक उनके पास हैं। चौथी सीट के लिए ना कांग्रेस के पास पूरे लोग हैं, ना बीजेपी के पास पूरे लोग हैं। तो नहीं, एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब ये एडजस्टमेंट को आप क्या नाम देते हैं? मूल्यपरक राजनीति का मतलब आजकल ये होगा कि आप अपना मूल्य कितना लगा सकते हैं, प्राइस हो गया है। तो अब सवाल ये है कि आप इस एडजस्टमेंट को क्या नाम देंगे? दोनों के पास नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सुरेश जी ने बात कही आपको नहीं खड़ा करना चाहिए था, भाई क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए था। मनीष जी कह रहे हैं आपने खड़ा कर दिया, भाई क्यों नहीं खड़ा कर सकते। लोकतंत्र है, दोनों पार्टियां चौथी सीट के लिए लड़ाई बिल्कुल 100% और होनी भी चाहिए थी। अब ये एडजस्टमेंट कौन बना पाएगा? जो सत्ता में है वो बना पाएगा, जो सत्ता से बाहर है वो बना पाएगा। आप लेकर के एक ऐसे व्यक्ति को लाए हैं कि जिसके पास अनुभव पुराना भी है इस चुनाव को लड़ने का, वो जानता है किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, उसको ये पता है। और बीजेपी में जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या होगा। बाकी ये बात निश्चित रूप से ये है, पहली बात तो हम कह सकते हैं इस दौर के बाद में कि मूल्य और परख दोनों का सीन इस राज्यसभा चुनाव में चलने वाला है। बिल्कुल ये इतिहास रहा है। मूल्य कौन लगाएगा और उसकी परख कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कोई लगा पाएगा, वैल्यू और प्राइस की बात है। कौन कितने में जा पाएगा, किस एडजस्टमेंट से क्या डील हो पाएगी, ये अगले 5-7 दिन। और इसी के साथ एक और सवाल ये भी है कि ऐसे हालात में क्या उम्मीद की जाए? एक तरफ पार्टियां कहती है कुछ बेहतर करेंगे, और हर राज्यसभा चुनाव में खासतौर पर 2010 के बाद हम लोग इसी रवायत को देखते आए हैं। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा चुनाव के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग का ये जो दौर है वो कब से चला आ रहा है, और कौन इसमें सबसे ज्यादा दागदार है, किसके दामन पर सबसे ज्यादा कीचड़ उठी है।